हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं मेंस आंसर राइटिंग के क्रम में। आज देखेंगे अलका त्रिपाठी की मेंस आंसर राइटिंग। इनका मीडियम रहता है हिंदी और इनकी रैंक रहती है 657वीं। ठीक है, 2023 के टॉपर्स की मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। ये आपका दृष्टि आईएएस की तरफ से ये आंसर राइटिंग देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन संविधान के साथ एक छल तथा लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का विध्वंस है, प्रमाणित कीजिए। 150 शब्द में लिखना है, 10 मार्क्स का ये है। तो अलका जी लिखती हैं इसमें। सबसे पहले देखो, किसी भी आंसर राइटिंग में कोई भी लिखे, एक होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, मेन थीम क्या रहती है, उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, और देन कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में उसके उपाय बताए जाते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली 4 पार्ट में आपका कोई भी प्रश्न रहेगा उसका आंसर दिया जा सकता है। इन 4 पार्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करने हैं वो डायग्राम बनाएंगे या फिर पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो अलका जी कैसे डिस्क्राइब करती हैं ये देखते हैं। अध्यादेश प्रत्यारोपित विधान का एक अध्यादेश प्रत्यायोजित विधान का एक स्वरूप है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया गया है। ये इन्होंने ठीक लिखा है, यहाँ पे अनुच्छेद भी दर्शा दिया है। इसके तहत राष्ट्रपति पर संसद के किसी एक या दोनों सदनों के सत्र की अनुपस्थिति में कानून निर्माण का दायित्व है। ठीक लिखा है, इसको गुड कहेंगे। ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है। आगे देखेंगे। क्योंकि अध्यादेश सामान्य परिस्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, न ही यह संसद की विधायी प्रक्रिया का प्रतिस्थापन है, बल्कि संसद के सत्रों के न चलने पर आवश्यक स्थिति में लाया जाने वाला कानून है। ये इफेक्टिव पॉइंट लिखा है इन्होंने। आगे ये लिखती हैं, अध्यादेश का बार बार प्रख्यापन होना संसद की विधायी शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह है। एग्जाम्पल ये देती हैं, अध्यादेश लाए जाने के लिए बार बार संसद का सत्रावसान जानबूझकर संसद की संप्रभुता की समस्या, संसद प्रक्रिया का दुरुपयोग, और अगला पॉइंट है मंत्रिपरिषद की तानाशाही अर्थात संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कमज़ोर होना। ठीक लिखा है। एक अध्यादेश के बार बार लाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय में ने भी आपत्ति व्यक्त की है और कहा है कि अध्यादेश लाए जाने हेतु संसद का सत्रावसान नहीं हो सकता और तथा एक ही विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। ठीक, तो ये अलका त्रिपाठी जी ने लिखा था। यहाँ पे इनको 4 मार्क्स मिलेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट गुड ही लिखा है, ज़्यादा इसमें इफ़ेक्टिव नहीं रहा और कंक्लूजन भी उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो मैं इनको 10 में 4 मार्क्स देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मूल संरचना का सिद्धांत आवश्यक और वांछनीय दोनों है। कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 150 शब्द में लिखना है, 10 मार्क्स का। अलका त्रिपाठी जी लिखती हैं, मूल संरचना संविधान का सार है। संविधान की आधारभूत विशेषता होने के साथ भारतीय शासन प्रणाली की प्रेरणा है। ये आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। यह सिद्धांत उच्चतम न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारतीवाद में लाया गया। यहाँ पे ये सन भी मेंशन कर सकती थी 1973, तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता। फिर भी ये सही है, इसको गुड कहेंगे। वस्तुतः 1970 के दशक में संविधान में आमूलचूल परिवर्तनों के द्वारा संसद की संप्रभुता बढ़ने लगी और तत्पश्चात न्यायालय द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ये विचार दिया गया, जिसमें मुख्य तत्व हैं। अब ये तत्व बता दी हैं। समाजवाद, संप्रभुता, अखंडता, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और इत्यादि। ये इन्होंने 42वें संविधान संशोधन की बात की है। ठीक है, केशवानंद भारती केस वाला जो मामला हुआ था 1976 में। ठीक है, तो उसकी ये बात कर रही हैं। ये अमेंडमेंट हुआ था 1976 में और जो केशवानंद भारती केस आया था वो 1973 में। ये आप याद रख सकते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए भी आवश्यक है। मूल संरचना इसमें इन्होंने लिखा है आवश्यक क्यों है,
तो पॉइंट वाइज ये बताती हैं, भारतीय शासन का मूल संविधान एवं जनता की आकांक्षाओं का मर्म है। दूसरे पॉइंट में ये अलका जी लिखती हैं, न्यायालय को संवैधानिक व्याख्या का आधार उपलब्ध कराती है। तीसरा पॉइंट है, संविधान निर्माताओं की समाज की दृष्टि उपलब्ध कराती है। और फोर्थ पॉइंट में है, जनता के अधिकार एवं शासन प्रणाली की सीमाओं के मध्य सामंजस्य उपलब्ध कराती है। पांचवा पॉइंट है, देश की शासन प्रणाली को एक उद्देश्य दिखाती है जो कि कल्याणवाद का है। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सटीक पॉइंट लिखे हैं। और फिर कंक्लूजन में ये लिखती हैं, वस्तुतः भारत जैसे बहुसांस्कृतिक भाषी राष्ट्र में निरपेक्षता एक आधारभूत सिद्धांत है। उसी प्रकार असमानता को कम करने, व्यक्तित्व के विकास हेतु समानता, न्याय व स्वतंत्रता जैसे मूल्य ही मूल सिद्धांत के तत्व हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये लिखा है इन्होंने। इनको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 10 में। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा, आपने खुद देखा होगा, काफ़ी सटीक यहाँ पे ये दूसरा वाला क्वेश्चन इन्होंने टैकल किया है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता और भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के संवर्धन में इनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द में लिखना है, 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पे अलका जी लिखती हैं, हाल ही में इंदौर में हुए 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों की उपलब्धि, उनका भारत के विकास में योगदान इत्यादि बातों पर चर्चा की गई है। इफेक्टिव है ये। प्रवासी भारतीयों की प्रत्येक देश में भारत के राजदूत की संज्ञा दी गई है। वहीं प्रथम डायस्पोरा के रूप में महात्मा गांधी को माना जाता है। यहाँ पे ये डेट भी लिख सकती थी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। तो ये आपका 9 जनवरी 1915 में, तो ये भी मेंशन कर सकती थी ये। चलो खैर आगे देखते हैं, प्रवासी भारतीय समुदाय की प्रासंगिकता क्या है। पहला पॉइंट अलका जी लिखती हैं, भारत के तकनीकी व आर्थिक उन्नयन में योगदान, विभिन्न देशों में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में उच्च पदों पर होना, भारत की संस्कृति का प्रसार तथा सॉफ्ट पावर का निर्माण, जैसे भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ाने का योगदान, वैश्विक स्तर पर महत्व दिलाने में। थर्ड पॉइंट है, 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने के भारत के आगमन पे 2008 में भारतीय अमेरिकी परमाणु समझौते में योगदान करती हैं। फोर्थ पॉइंट है, कोविड-19 के बाद भी प्रवासियों के माध्यम से सर्वाधिक प्रेषण भारत को प्राप्त होता है, लगभग $100 बिलियन। आगे ये हेडिंग में लिखती हैं अलका जी, भारत के सामरिक और आर्थिक विकास में योगदान क्या रहता है। पॉइंट वाइज ये बताती हैं, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा भारत के साथ सामरिक व FTA पर चर्चा होती है। सेकेंड पॉइंट है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारतीय डायस्पोरा का प्रभाव, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की प्रभावी स्थिति रहती है। अलका जी थर्ड पॉइंट में लिखती हैं, भारतीय डायस्पोरा द्वारा भारत में निवेश, जिससे भारत का आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। और कंक्लूजन में लिखती हैं, वस्तुतः भारतीय डायस्पोरा न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता के दूत है तथा भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको 5 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने कंक्लूजन और इंट्रोडक्टरी पार्ट के अलावा मेन थीम में भी काफ़ी पॉइंट वाइज लिखे हैं और अच्छा लिखा है इन्होंने। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT एक अनूठा मंच है जिसे देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को स्वतः संज्ञान में लेने की शक्तियाँ प्राप्त है। इस संदर्भ में राष्ट्र के पर्यावरण शासन में NGT के महत्व का विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द लिखना है, 10 मार्क्स का। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना NGT एक्ट 2010 के तहत की गई थी और ये एक सांविधिक तथा अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, सही पार्ट है, एकदम सटीक लिखा है। वैश्विक स्तर पर चल रहे जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों से प्रेरित होकर बना ये निकाय भारत के संबंध में पर्यावरणीय समस्याओं का निपटारा करता है। ठीक है, इफेक्टिव है। NGT का महत्व बताया है, पॉइंट वाइज लिखती हैं, ऐसी परियोजनाएं जिनमें पर्यावरण को क्षति पहुंचने पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण संबंधी भारतीय मुद्दों का सूक्ष्म अवलोकन कराती है। थर्ड पॉइंट में अलका जी मेंशन करती हैं, इसके निर्णय बाध्यकारी हैं परंतु सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।
4th पॉइंट में है ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जहां संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन वन आरोपण संबंधी समस्याओं से ग्रसित है, वहां पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। बहुत सही लिखा है। और भारत के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप पर्यावरण के संरक्षण में योगदान है, ठीक है। 6ठे पॉइंट में है देश के किसी भी पर्यावरणीय मुद्दे पर स्वतः संज्ञान द्वारा निर्णय लेने का अधिकार। बहुत सही। फिर ये कंक्लूजन में लिखती हैं वस्तुतः एनजीटी को पर्यावरण संबंधी समस्याओं का निराकरण करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, परंतु निर्णय में देरी, कार्यभार का दबाव जैसी कुछ चुनौतियां हैं जो इनकी दक्षता को प्रभावित करती हैं। इसके बावजूद ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत सही लिखा है, 6 आउट ऑफ 10 मिलेगा। अगर इनकी राइटिंग थोड़ा और अच्छी होती तो एक आध नंबर और बढ़ सकते हैं। मेंस में अगर टोटल देखा जाए तो 50 से 100 नंबर के बीच में राइटिंग फ़र्क डालती है। टोटल आउट ऑफ आपका 70 50 1750 में ये आपका जो भी होते हैं 1775 के आसपास, तो उसमें ये आपका मेंस आंसर राइटिंग में 100 से 120 मार्क्स का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण योगदान एक सुरक्षा वाल तथा विश्वास प्रदान करता है कि न्याय पहुंच से परे है। आलोचनात्मक कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द में लिखना है। न्यायिक सक्रियता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जनहित याचिका। बहुत सही लिखा है। वस्तुतः ऐसी मान्यता थी कि भारत के न्यायालय के पास मामलों की अधिकता एवं उच्च फीस वकीलों के कारण सामान्य नागरिकों की पहुंच न्याय तक नहीं हो पाती है। बहुत अच्छा लिखा है पॉइंट। न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की सम्यक प्रक्रिया में परिवर्तित कर न्याय की पहुंच सामान्य जन तक उपलब्ध कराना मील का पत्थर है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसमें 100% सही लिखा है इन्होंने, और इतना ही लिखना चाहिए। आगे लिखती हैं मेन थीम में न्यायिक सक्रियता के अनुप्रयोग। जनहित याचिकाओं द्वारा कोई भी गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक हित के मामलों पर दायर याचिका की सुनवाई, ठीक है पॉइंट। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तक सीधी पहुंच। तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत याचिका द्वारा अपील की जाए। 4th पॉइंट है अनुच्छेद 142 का न्यायालय द्वारा प्रयोग, पूर्ण न्याय की संकल्पना। और 5 पॉइंट में लिखती हैं मध्यस्थता एवं सुलह प्रणालियों का प्रयोग, जैसे लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, नालसा के द्वारा वंचित वर्गों तक न्याय। 7वां पॉइंट है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर न्यायालय द्वारा निष्पक्ष निर्णयन। और फिर आगे लिखती हैं भले ही न्यायालय द्वारा परिस्थितियों के अनुरूप स्वतः संज्ञान की नीति अपनाई जा रही है, परंतु कुछ चुनौतियां भी हैं। यहाँ पे इन्होंने चैलेंजिंग पॉइंट भी लिखे हैं। तो स्त्री न्यायाधीशों की संख्या कम होने से महिलाओं के मुद्दे संवेदनशीलता कम होती जाती है। आम जनता को इन साधनों की जानकारी नहीं। वस्तुतः भारत की न्याय व्यवस्था प्रगतिशील है, जो समय और परिस्थिति के अनुरूप निर्णयन प्रक्रिया को सर्वसुलभ एवं आसान बनाती रही है। तो ये आप मुझे सबसे अच्छा लगा। इसमें 7 आउट ऑफ 10 मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने चैलेंजिंग पॉइंट भी दिखाए हैं। तो ये था आज का अलका त्रिपाठी जी का मेंस आंसर राइटिंग का पेपर। तो मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारी PDF शेयर की जाती हैं। तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।